माता-पिता के मरने के बाद अंकल मुझे और दीदी को अपने घर ले आए थे। अंकल दीदी से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी करवा दी। मैं अपनी जल्दी शादी से नाराज थी। शादी के बाद जब मैं पहली बार अंकल के घर आई, तो एक रात मैंने देखा कि अंकल आधी रात को दीदी के कमरे से बाहर आ रहे थे। उनका शरीर पसीने से तर था। यह देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। उस रात मैंने अंकल पर नजर रखी। जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली, क्योंकि अंकल दीदी के साथ जैसे ही रात होती थी, मेरे ऊपर डर और खौफ के साए मंडराने लगते थे। अब तो मुझे रात से ही नफरत हो गई थी। मैं अपने डर और खौफ के बारे में किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था। जब रात का अंधेरा बढ़ता, सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते। जब मैं अपने कमरे में सोने जाती, तो आधी रात को ऐसा लगता जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है। यह मेरा भ्रम नहीं था, यह सच्चाई थी। कमरे में इतना अंधेरा होता था कि मैं आने वाले का चेहरा नहीं देख पाती थी। वह जो कोई भी था, मेरे पास आता और थोड़ी देर बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे यह भी नहीं याद रहता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैं सुबह उठती, तो अपनी हालत देखकर समझ जाती कि रात को जो कुछ भी हुआ था, वह ना तो सपना था और ना ही भ्रम, वह हकीकत थी। आखिर वह कौन था जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मेरे कमरे तक पहुंच जाता था? मैंने हिम्मत करके यह बात दीदी को बताई, लेकिन दीदी इसे मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने इसे मेरा सपना और भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगू। फिर एक रात सच सामने आ ही गया। यह सच इतना भयानक था कि किसी ने भी उसकी कल्पना नहीं की थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उस सच्चाई ने सबके पैरों तले से जमीन खींच ली थी, क्योंकि मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम अमृता है। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। न केवल मेरी माँ और पापा, बल्कि मेरी दीदी भी मुझ पर जान छिड़कती थी और मेरी हर फरमाइश तुरंत पूरी कर देती थी। हम दो बहनें थे, हमारा कोई भाई नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन थी। मेरी दीदी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह एक दफ्तर में नौकरी करती थी, जबकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरे माता-पिता की ख्वाहिश थी कि वे हम दोनों बहनों को अच्छी शिक्षा दिलवाए। दीदी ने तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, लेकिन मुझे अभी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना था। मुझे अपनी दीदी की तरह बनना था। मेरी दीदी बहुत समझदार थी, हर चीज और हर मामले को अच्छे तरीके से संभालने वाली, जबकि मैं उतनी ही गैर जिम्मेदार और नादान थी। माँ हमेशा दीदी से कहती थी कि मुझे समझाया करे कि जिंदगी और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, लेकिन मैं उनकी बात को यह कहकर टाल देती थी कि मेरे साथ मेरे माता-पिता और मेरी दीदी हैं, जो मेरे अच्छे बुरे का ध्यान रख सकते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दीदी जिस दफ्तर में काम करती थी, वहीं पर एक लड़का भी उनके साथ काम करता था। उसका नाम सूरज था। सूरज दीदी का बचपन का दोस्त था। दोनों ने अपनी पढ़ाई भी साथ में पूरी की थी और अब एक ही जगह नौकरी कर रहे थे। सूरज का हमारे घर पर आना जाना काफी था। वह बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। माँ और पापा को भी वह बहुत पसंद था। दीदी और सूरज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी खुशी को देखते हुए मेरे माता पिता ने उनका रिश्ता तय कर दिया था और इसी महीने उनके सगाई की तारीख भी रख दी थी। मैं अपनी दीदी के लिए बेहद खुश थी, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा और प्यार करने वाला साथी मिलने जा रहा था। मैं भी सूरज की तरह ही अपने लिए जीवन साथी चाहती थी, जो मुझे प्यार करे और मेरे माँ-बाप का सम्मान करे। दीदी की सगाई के सारे इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे और यह सब आनंद अंकल ने किया था। आनंद अंकल मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे और काफी सालों से उनका हमारे घर आना जाना था। कुछ साल पहले उन्होंने शादी की थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और अपने घर में अकेले रहते थे। इस दुनिया में उनका और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें ही अपना परिवार माना। मेरे पिता भी उन्हें परिवार का हिस्सा मानते थे और हर मामले में उनसे सलाह लेते थे। उनके हमारे घर पर
आने-जाने पर कोई रोक-टोक नहीं थी। वह बिना झिझक दिन हो या रात जब चाहे हमारे घर आ जाया करते थे। आनंद अंकल मुझसे और दीदी से काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें मेरी दीदी अच्छी लगती थी। शुरू से ही जब भी वह घर आते, दीदी के लिए ढेर सारी चीज़ें लाते और हमेशा यही कहते थे कि दीदी उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि वह बहुत समझदार और होशियार है। अंकल दीदी को इतना चाहते थे कि उनकी हर खुशी का बहुत ख़्याल रखते थे। और अब जब मेरे पिताजी ने आनंद अंकल से दीदी की सगाई की बात की, तो उन्होंने बढ़-चढ़ कर सारे इंतज़ाम खुद किए। माँ कहती थी कि आनंद अंकल ने जिस औरत से शादी की थी, उसने सिर्फ़ दौलत के लिए उनका साथ कबूल किया था। धीरे-धीरे उस औरत ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। एक समय ऐसा आया जब वह पूरी तरह से अकेले और कंगाल हो गए थे। जब वह औरत भी उन्हें छोड़कर चली गई, तो उनके अपने लोगों ने भी उनसे किनारा कर लिया था। उस मुश्किल समय में मेरे पिताजी ने आगे बढ़कर अपने दोस्त का हाथ थामा था और उन्हें दोबारा खड़ा किया था। उस वक्त आनंद अंकल के पास कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी ने उन्हें अपने व्यापार में शामिल किया था और दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की थी। इसी मेहनत की बदौलत आज यह व्यापार इतना अच्छा चल रहा था। आनंद अंकल ने इस व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने उन्हें बराबरी का साझेदार बनाया, क्योंकि उन्होंने मेहनत दिल से की थी। आनंद अंकल मेरे पिताजी के इस एहसान को हमेशा मानते थे और दिल से शुक्रगुजार थे कि उनके दोस्त ने उस समय उनकी मदद की, जब उनके अपने भी उनका साथ छोड़ चुके थे। यही वजह थी कि वह आँख बंद करके हम पर भरोसा करते थे और हमें अपना परिवार मानते थे। हमारी खुशियों में ही उनकी खुशी थी। हम सब लोग दीदी की सगाई को लेकर बहुत खुश थे। आनंद अंकल ने दीदी की पसंद की हर चीज़ उन्हें दिलवाई थी। सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ था और मेरी दीदी की सगाई सूरज से हो गई थी। लेकिन कौन जानता था कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी और सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। मेरे माता-पिता ने जल्द ही दीदी की शादी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सूरज के घरवालों को शादी की जल्द थी। शादी की तारीख तय हो गई थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। दीदी की शादी से 5 दिन पहले मेरे माता-पिता गाँव गए हुए थे, ताकि गाँव वालों को भी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दे सके। वापसी पर उन्हें रात हो गई थी। अंधेरे की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे माता-पिता मुझे और दीदी को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। यह हादसा अंधेरे की वजह से हुआ था। जब सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई नहीं दी, यह सदमा हमारे लिए इतना बड़ा था कि मैं और दीदी हर चीज़ भूल गए थे। हमारे माता-पिता के अलावा हमारे पास कोई ऐसा नहीं था जो बहुत करीब हो। गाँव के कुछ रिश्तेदार थे, जो दूर के रिश्तेदार थे। सभी लोग हमारे दुख में शामिल हुए, लेकिन धीरे-धीरे सभी अपने-अपने घर चले गए थे। मैं और दीदी दोनों अकेले रह गए थे। सूरज ने फैसला किया कि वह सादगी से दीदी से शादी करके मुझे और दीदी दोनों को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन आनंद अंकल को यह फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। दीदी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। उनका कहना था कि माता-पिता के निधन को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए वह कुछ महीनों तक शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। दीदी की बात सुनकर सूरज चुप हो गया था। उसने दीदी को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही सही फैसला है, क्योंकि हम 2 लड़कियां ही थीं और हमें किसी मर्द की ज़रूरत थी, जो हमारा साथ दे सके। लेकिन दीदी अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें थोड़ा समय चाहिए था, ताकि वह मुझे सँभाल सके और मैं अपनी ज़िंदगी में वापस लौट सकूँ। इसके बाद ही वह कोई फैसला लेना चाहती थी। सूरज दीदी की बात सुनकर चुप हो गया था और आनंद अंकल ने भी किसी बात के लिए ज़बरदस्ती नहीं की थी। उन्होंने मुझे और दीदी को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मेरी जिद पर मैं और दीदी अपने ही घर में रह रहे थे। आनंद अंकल रोजाना हमारे घर का चक्कर लगाते थे और अक्सर रात को यहीं रुक जाते थे। जब से मेरे माता-पिता हमें छोड़कर गए थे, उनकी मौत के बाद से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया। जैसे ही रात होती, अंधेरा बढ़ता, एक अजीब सा डर मुझे चारों ओर से घेर लेता।
पिछले कुछ दिनों से मैं यह महसूस कर रही थी कि जैसे ही मैं रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाती, आधी रात को कोई मेरे कमरे में मौजूद होता था। अंधेरे की वजह से मैं उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाती थी, लेकिन वह जिस तरह से मेरे करीब आता और मुझे छूने की कोशिश करता, उससे मुझे नफ़रत महसूस होती थी। वह मेरे मुँह पर हाथ रख देता ताकि मेरी आवाज़ किसी को न सुनाई दे और थोड़ी ही देर में मैं बेहोश हो जाती थी। फिर मुझे ये याद तक नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या हुआ था। सुबह जब मैं उठती और खुद को देखती तो मुझे एहसास होता कि रात को जो हुआ था वह मेरा वहम नहीं था, सच में कोई मेरे कमरे में आया था। यह सोचकर ही मेरा दिल दहल जाता था कि उस अंधेरे में उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया होगा। मेरे कपड़े जगह-जगह से फटे हुए होते थे और मेरे बाजुओं पर उँगलियों के निशान होते थे। डर के मारे मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन अब तो यह सब मेरी सहनशक्ति से बाहर हो गया था। मैं और यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हर रात मुझे यही यातना सहनी पड़ती थी। आखिर वह कौन था जो मेरे साथ ये सब कर रहा था? मैं पूरा-पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती और बाहर नहीं निकलती। दीदी भी यह सब देखकर परेशान थी। उन्हें यही लगता था कि मैं माता-पिता के चले जाने की वजह से दुखी हूँ, इसलिए किसी से बात नहीं करती और किसी से मिलती-जुलती नहीं हूँ। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि इसी घर में मेरे साथ क्या हो रहा था। और फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने अपनी दीदी को सारा सच बता दिया। पूरी कहानी सुनकर दीदी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है? वह घर को अच्छी तरह से बंद करती हैं। ऐसे में किसी का घर में आना मुमकिन ही नहीं है। दीदी को यकीन था कि यह मेरा कोई अपना होगा या फिर मेरा वहम। उन्हें लग रहा था कि माता-पिता के चले जाने की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ और इसी कारण ऐसी बातें सोचने लगी हूँ। मैंने उन्हें हर तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। अगले दिन जब मैंने दीदी को अपने शरीर पर मौजूद निशान दिखाए और फिर से पूरी बात बताई, तो वह भी परेशान हो गई। अब उन्हें भी मेरी बात पर यकीन हो गया था। अब यह जानना ज़रूरी था कि आखिर वह शख्स कौन था। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं इस बात का ज़िक्र किसी से ना करूँ और रात को वह मेरे कमरे में मेरे साथ सोएँगी। उन्होंने कहा कि वह उस शख्स को छोड़ेंगी नहीं, जिसने उनकी छोटी बहन के साथ यह सब किया है। उस रात दीदी मेरे साथ मेरे कमरे में सो गई। जब आधी रात को कोई कमरे में आया, तो उससे पहले ही वह शख्स मेरे करीब आता, दीदी ने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च जला दी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जो शख्स हमारे कमरे में मौजूद था उसे देखकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जितनी मैं हैरान थी, उतनी ही दीदी भी हैरान और परेशान थी, क्योंकि हमारे सामने जो शख्स खड़ा था, वह कोई और नहीं, बल्कि मेरी दीदी का मंगेतर सूरज था। वह वही था, जो मेरे माता-पिता के चले जाने के बाद हर रात मेरे कमरे में आता था। लेकिन वह तो दीदी से बहुत प्यार करता था। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दीदी ने उसे सामने देखते ही मारना शुरू कर दिया और उसे कमरे से बाहर ले गई। उस रात आनंद अंकल भी हमारे घर पर ही मौजूद थे। शोर की आवाज़ सुनकर वह भी अपने कमरे से बाहर आ गए। सूरज को दीदी के साथ इस तरह लड़ते हुए देखकर वह काफ़ी हैरान हुए थे। दीदी ने सूरज को घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन सूरज तो बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करने लगा था। उसका कहना था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि दीदी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। वह तो हमसे मिलने आया था, लेकिन सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। दीदी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उससे सगाई तोड़ दी थी। उन्होंने साफ-साफ कहा कि आज के बाद वह अपनी शक्ल भी ना दिखाए। दीदी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस व्यक्ति से उन्होंने इतनी ज़्यादा मोहब्बत की, वही उन्हें इस तरह सा धोखा देगा, जो उनकी और उनकी बहन की हिफाज़त करने वाला था। उसने मेरे ऊपर बुरी नज़र रखी थी। यही वजह थी कि वह दीदी से जल्द शादी करके मुझे भी अपने घर ले जाना चाहता था और जब दीदी ने इस बात से इनकार कर दिया, तो उसने दूसरा रास्ता अपना लिया। उसे लगा था कि किसी को भी इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कभी किसी का शक उस पर जा ही नहीं सकता था। लेकिन उसका ये सारा प्लान नाकाम हो गया था। सूरज ने दीदी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से पहले वह कभी मेरे कमरे में नहीं आया था। वह तो आज पहली बार आया था। और उसकी नीयत बिल्कुल साफ है
वह ये सिर्फ़ मुझे और मेरी सालगिरह की बधाई देने और मुझे और दीदी को कहीं बाहर ले जाने के लिए आया था। उसका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन दीदी अब उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। जब दीदी ने सूरज पर भरोसा नहीं किया, तो वह भी सारे रिश्ते-नाते खत्म करके चला गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दीदी की खुशियाँ इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। कल तक सब कुछ कितना अच्छा था और आज सब कुछ बिखर गया था। ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरी दीदी भी पूरी तरह से टूट गई थी। अगली सुबह ही आनंद अंकल ने हमें अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस घर में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। आज सूरज घर में घुस आया तो कल कोई और भी आ सकता है, और वह भी अपने काम की वजह से रोज यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उनके साथ उनके घर चलें। वह तो पहले ही हमें अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरी जिद की वजह से वह चुप हो गए थे। अगर हम पहले ही उनके साथ चले गए होते, तो शायद यह सब कुछ ना हुआ होता, जो अब हो चुका है। जाने क्यों मेरा दिल अब भी संतुष्ट नहीं था। मैं आनंद अंकल के साथ उनके घर नहीं जाना चाहती थी। जब भी मैं उन्हें देखती थी, मुझे एक अजीब-सा एहसास होता था। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन दीदी ने मुझे चुप करा दिया और कहा कि हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। वैसे भी हम हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। जैसे ही समय मिलेगा, हम यहाँ आते रहेंगे। और फिर उस दिन हम अपना घर सब कुछ छोड़कर आनंद अंकल के घर आ गए थे। उनके घर में उनके अलावा और कोई नहीं रहता था। इस घर में आकर जिंदगी फिर से वैसे ही चलने लगी थी। दीदी अपने ऑफिस चली जाती और मैं अपने कॉलेज। कुछ समय इसी तरह बीत गया था। तभी दीदी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन आनंद अंकल ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अभी दीदी की शादी नहीं करनी है। दीदी अब आनंद अंकल पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगी थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे दीदी की बहुत परवाह करते थे और उन्हें चाहते भी थे। यह बात तो मैं पहले से जानती थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि वे दीदी के हर मामले में अपनी मर्ज़ी थोपने लगे थे। यह बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा था, जैसे वह दीदी की शादी नहीं करना चाहते थे। उनके लिए जो भी अच्छा रिश्ता आता था, वह इनकार कर देते थे, ये कहकर कि उन्हें वह रिश्ता पसंद नहीं है। और फिर अचानक से ही जाने क्या हुआ कि आनंद अंकल ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर दीदी ने भी आनंद अंकल की बातों में आकर हाँ कर दी थी। दीदी तो उनकी किसी भी बात से इनकार करती ही नहीं थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अंकल जो भी कहते हैं, वह बिल्कुल ठीक कहते हैं। मगर इस घर में रहते हुए मुझे यह अंदाजा हो गया था कि अंकल जैसे नजर आते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं थे। थोड़े ही दिनों में अंकल ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा और मेरा रिश्ता तय कर दिया था। दीदी से ये कहा कि जो कुछ पहले मेरे साथ हो चुका है, उसके बाद वह चाहते हैं कि जल्दी मेरी शादी हो जाए और मैं अपने घर चली जाऊं। जो रिश्ता उन्होंने मेरे लिए देखा था, वह उनके दोस्त का बेटा था। अंकल का कहना था कि इस लड़के पर उन्हें पूरा भरोसा है। वह किसी भी हालत में कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और वह अंकल की हर बात मानता है। इसलिए मेरे लिए यही रिश्ता उचित रहेगा। दीदी की वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी, वह भी दीदी की तरह आंखें बंद करके आनंद अंकल की हर बात मानता था और उनके कहने पर ही वह मुझसे शादी के लिए राजी हुआ था। यही बात मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। मेरे लाख इनकार करने के बाद भी किसी ने मेरी एक ना सुनी और मेरी शादी कर दी गई थी। शादी करके अपने घर आ गई थी, लेकिन मुझे हर वक्त दीदी की चिंता रहती थी। जाने क्यों मुझे आनंद अंकल पर वह पहले जैसा भरोसा नहीं रहा था। माता-पिता के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आनंद अंकल जैसे दिखते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं हैं। उनकी मेरी दीदी में रुचि कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। जिस समय मैं उनके घर में उनके साथ थी, तब भी वे सारा समय दीदी के साथ बिताते थे। बहाने-बहाने से उनके कमरे में चले जाते और कभी किसी बहाने से उन्हें बाहर ले जाते थे। मैं दीदी को बहुत कहती थी कि अंकल कुछ ज्यादा ही उनके करीब होने लगे हैं, लेकिन दीदी मुझे डांट देती थी। कहती थी कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और मैं उनके बारे में किस तरह के शब्द इस्तेमाल करती हूँ। वे हम दोनों से प्यार करते हैं और यह प्यार वे बचपन से हमसे करते आ रहे हैं। उनकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। शादी के बाद
मैं दीदी से नाराज थी, इसलिए उनसे मिलने के लिए अंकल के घर नहीं गई। मुझे उसी बात का गुस्सा था कि वह मुझसे ज्यादा अंकल की बातों को अहमियत देने लगी थी। अगर मैं अंकल के खिलाफ कोई भी बात कहती थी, तो दीदी मुझ पर भरोसा करती थी और उनके कहने पर दीदी ने कम उम्र में मेरी भी शादी कर दी थी। मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे। मेरा पति मुझे घुमाने के लिए दूसरे शहर ले आया था। जब भी मैं उसे वापस आने के लिए कहती, तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। जब मैंने उससे ये कहा कि वह मुझे दीदी से बात करवा दे, तो वह ये कहता कि दीदी अपने कामों में व्यस्त है, हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तब वह मुझे उनसे मिलवाने के लिए ले जाएगा। पिछले कई दिनों से दीदी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी और अब 2 महीने बाद मुझे उनकी और भी याद आने लगी थी। मैंने सारी पुरानी बातों को भुला दिया था, यह सोचते हुए कि शायद मैं उनकी बात को समझ नहीं पा रही थी। वह मेरी बहन है और ज़रूर उन्होंने कुछ बेहतर सोचकर ही मेरे लिए यह फैसला किया होगा। मुझे उनसे इस तरह नाराज़ नहीं रहना चाहिए और उन्हें जाकर मिलना चाहिए। मैंने अपने पति को वापस आने पर मजबूर किया और फिर मेरे मजबूर करने पर वह मुझे वापस ले आया। जैसे ही हम लोग अपने घर वापस आए, अगले ही दिन मैंने अंकल के घर जाने का सोचा ताकि दीदी से जाकर मिल सकूं। शादी के बाद पहली बार जब मैं अंकल के घर दीदी से मिलने के लिए आई, तो दीदी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी। वह काफ़ी चुपचाप रहने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। रात को मैं वहीं रुक गई थी, जबकि मेरा पति मुझे छोड़कर वापस चला गया था। आधी रात को मेरी आँख खुली। बार-बार मुझे दीदी की चिंता हो रही थी, इसलिए नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि एक बार उन्हें देख लूँ, फिर शायद मुझे नींद आ जाए। मैं उन्हें देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली थी। जब मैं दीदी के कमरे के पास आई, तो मैंने देखा कि अंकल दीदी के कमरे से निकल रहे थे। आधी रात को दीदी के कमरे में वो क्या कर रहे थे? उनका शरीर भी पसीने से भीगा हुआ था। ये देखकर मुझे कुछ अजीब-सा लगा। मुझे तो पहले ही आनंद अंकल का इस तरह से दीदी के पास रहना कुछ अजीब लगता था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब इस तरह से रात के इस वक़्त उन्हें उनके कमरे से निकलते देख मैं और ज़्यादा हैरान हो गई थी। मैं जानती थी कि दीदी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताएँगी। अगर उन्होंने मुझे कुछ बताना होता, तो वह पहले ही बता चुकी होती, जब मैं यहाँ आई थी। लेकिन वह चुप रही। कहीं उनकी चुप्पी और खामोशी का कारण यही सब तो नहीं था? कुछ तो ऐसा था जो मैं नहीं जानती थी और दीदी मुझे बताना भी नहीं चाहती थी। इसलिए मुझे इस राज को खुद ही जानना था कि आखिर आनंद अंकल के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था और वह क्या करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उस रात मैंने आनंद अंकल की जासूसी करनी शुरू कर दी, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अंकल उस रात दीदी के ऊपर झुके हुए थे। दीदी उन्हें अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। यह अब देख के मेरा सर चकरा रहा था। फिर मुझे पता चला था कि अंकल तो दीदी से शादी कर चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता था? उनकी और मेरी दीदी की उम्र में इतना फ़र्क था। मेरी दीदी उनसे उम्र में कई साल छोटी थी। इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उन्हें देखता था तो पहली नज़र में पसंद कर लेता था। ऐसे में दीदी ने अंकल से शादी क्यों की थी? क्या यही वजह थी कि अंकल दीदी से प्यार करते थे? उनकी परवाह करते थे? क्या शुरू से ही उनके दिल में कोई छुपा हुआ मकसद था? उस रात जब अंकल दीदी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गए थे, तो मैं भी उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तभी मुझे यह सब सच पता चला था, जब वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। उनका मकसद सिर्फ़ दीदी से शादी करके उन्हें हासिल करना नहीं था, बल्कि उनके पास कुछ और भी था और जब तक उनका असली मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक उन्हें वही करना होगा, जो वह उनसे कहेंगे। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और उसी वक़्त मुझे यह पता चला कि उन्होंने मेरी दीदी से शादी कर ली है। मगर दीदी ने हाँ क्यों कहा, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं सुबह का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी और जैसे ही सुबह हुई, अंकल के घर से जाने के तुरंत बाद मैं दीदी के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? अंकल ने उनसे शादी कर ली है, आखिर दीदी ने हाँ क्यों कहा? अगर दीदी को शादी करनी ही थी, तो वह किसी हम उम्र लड़के से करती।
अंकल की सारी चालाकी अब मुझे समझ आ रही थी। इसलिए वह दीदी के लिए आने वाले हर रिश्ते को नकार देते थे, क्योंकि उनकी अपनी नज़रें उन पर थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह ये सब कुछ कर सकते हैं। मेरे माता-पिता की अच्छाई का बदला वह इस तरह से दे रहे थे। दीदी मेरी सारी बातें सुनकर चुप हो गई। उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं अपने घर चली जाऊँ और उनकी किसी भी बात में दखल ना दूँ। उन्होंने अंकल से शादी अपनी खुशी और अपनी रज़ामंदी से की है। अगर मुझे उनकी शादी पर कोई आपत्ति है, तो अब से मैं उनसे मिलने के लिए इस घर में ना आऊँ। दीदी के ये शब्द मुझे बहुत तकलीफ दे गए थे, लेकिन मैं जानती थी कि यह सब उन्होंने दिल से नहीं कहा। इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह थी, जो वह मुझसे छुपा रही थी और मुझे बताना नहीं चाहती थी। ऐसा क्या था, जो दीदी को मुझे सच बताने से रोक रहा था? और ये सब कुछ करने पर वह मजबूर हो गई थी। मुझे सच तक पहुँचना था और अंकल की असलियत सबके सामने लानी थी। इसलिए दीदी के कमरे से निकलकर मैं तुरंत अंकल के कमरे में गई, ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत मिल सके। कहीं से मुझे यह बात पता चल सके कि उनका मकसद क्या था और अब वह किस मकसद की बात कर रहे थे, कौन-सा मकसद पूरा करना चाहते थे। उनका मकसद पूरा होने से पहले मैं उनके मकसद को जानना चाहती थी, ताकि मैं उन्हें इस चीज़ से रोक सकूँ। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह हम दोनों बहनों का और ज़्यादा नुकसान करना चाह रहे थे? मैंने अंकल के कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन मुझे वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उनकी अलमारी, जिसमें सारी चीज़ें होती थी, वह ताले से बंद थी। मैं मायूस होकर पलटने ही वाली थी, जब मेरी नज़र सामने टेबल पर पड़ी। वहाँ जो चीज़ मैंने देखी, उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। सामने टेबल पर ही एक टूटा हुआ ब्रेसलेट पड़ा हुआ था। मैं इस ब्रेसलेट को कैसे भूल सकती थी? मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया और उसी वक़्त मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उस ब्रेसलेट का आधा हिस्सा तो मेरे पास पहले से मौजूद था। मैं जल्दी से अपने घर आई और मैंने अपनी अलमारी खोलकर वह ब्रेसलेट का आधा हिस्सा निकाल कर जो मेरे पास था। अब मुझे सारी कहानी समझ में आने लगी थी। यह ब्रेसलेट उसी व्यक्ति का था जो मेरे कमरे में आता था। एक रात जब वह मेरे कमरे में आया था और मैंने अपने आप को उससे बचाने के लिए प्रतिरोध किया था, हाथ-पाँव मारे थे, तो मेरे हाथ में उसका यह ब्रेसलेट आ गया था, जिसे मैंने खींच लिया था और वह ब्रेसलेट टूट गया था। उसका आधा हिस्सा मेरे हाथ में रह गया था। तब से मैंने इसे सँभाल कर रखा था, ताकि मैं यह जान सकूँ कि मेरे कमरे में आने वाला व्यक्ति कौन था। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि वह व्यक्ति सूरज बिल्कुल नहीं हो सकता था। वह मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझता था और आज यह सच्चाई मेरे सामने खुल चुकी थी कि मेरे कमरे में आने वाला व्यक्ति वास्तव में सूरज नहीं था, बल्कि वह आनंद अंकल थे, जो रात के अंधेरे में छुपकर मेरे कमरे में आते थे। उनकी नज़र सिर्फ मेरी दीदी पर ही नहीं थी, बल्कि मुझ पर भी थी। उनका मकसद सिर्फ मेरी दीदी को हासिल करना नहीं था, बल्कि मुझे भी अपनी हवस का शिकार बनाना था। और जो उन्होंने किया, सारा इल्ज़ाम सूरज पर आ गया था। यकीनन इसमें भी अंकल की कोई चाल होगी, ताकि मेरी दीदी सूरज को गलत समझे और उससे रिश्ता तोड़ दे, ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। अब मुझे किसी भी हाल में सूरज तक पहुँचना था। वही मुझे सारा सच बता सकता था। बड़ी मुश्किलों से मुझे सूरज का पता मिला था और मैंने सारी हकीकत उसे बता दी थी। जब उसका कहना था कि उस रात आनंद अंकल ने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था और मेरी बर्थडे विश करने के लिए उसे मेरे कमरे में भेज दिया था। जैसे ही वह कमरे में आया, मेरी दीदी उठ गई थी और यह सब हो गया था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा था। मैंने सूरज को सारी हकीकत बता दी थी कि किस तरह से आनंद अंकल ने मेरी दीदी से शादी कर ली है। जाने उन्होंने दीदी से ऐसा क्या कहा कि दीदी ने चुपचाप उनसे शादी कर ली और अब वह कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं है। और इस सब में वह अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई और भी मिला हुआ था, जो उनकी सारी मदद कर रहा था। सूरज के साथ मिलकर मैंने आनंद अंकल पर नज़र रखना शुरू कर दिया था और उसके बाद जो सच मुझे पता चला, वह इतना भयानक था कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा पति, जो अंकल के दोस्त का बेटा था, वह भी इन सब में अंकल के साथ मिला हुआ था। उनका असल मकसद मेरे माता-पिता की सारी संपत्ति हासिल करना था, इसलिए उन्होंने सारी प्लानिंग की थी। मेरे माता-पिता का एक्सीडेंट भी आनंद अंकल ने कराया था। शुरू से ही उनकी नज़रें मुझ पर और मेरी दीदी पर थी। वे जानते थे कि मेरी दीदी के होते हुए कभी वह
मुझे हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने यह तरीका अपनाया था, जिससे उन्होंने मुझे भी हासिल कर लिया था और सूरज को भी मेरी दीदी की नज़रों में बुरा बना दिया था और उसे दीदी की ज़िंदगी से निकाल दिया था। क्योंकि अंकल जानते थे कि जब तक सूरज हमारी दोनों की ज़िंदगी में है, वह हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे और ना ही कुछ हासिल कर पाएँगे। इसलिए सबसे पहले सूरज को हमारी ज़िंदगी से दूर करना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए उन्होंने यह चाल चली थी, जिससे उन्होंने अपना मकसद भी हासिल कर लिया था और सूरज को भी हमारी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने मेरी दीदी को अपनी बातों में उलझाकर मेरी शादी भी उसी शख्स से करवाई थी, जो इस सब में उनके साथ मिला हुआ था। अंकल की सारी सच्चाई खुलकर हमारे सामने आ गई थी। हम लोगों ने अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया था, क्योंकि मैंने और सूरज ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। ना सिर्फ अंकल, बल्कि मेरे पति को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। जब मैंने दीदी से पूछा कि उन्होंने शादी के लिए हाँ क्यों कहा था, तो उन्होंने मुझे पूरा सच बताया। उन्होंने मुझे बताया कि अंकल की असलियत उनके सामने आ गई थी। मेरी दीदी सारी सच्चाई जान चुकी थी, लेकिन अंकल ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर दीदी ने किसी के सामने भी मुंह खोला, तो वह मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और मेरे पति से कहकर मुझे घर से निकाल देंगे। अगर दीदी ने उनसे शादी के लिए हाँ ना कहा, तब भी वह मेरे पति से कहकर मुझे घर से निकाल देंगे और फिर कौन मुझे स्वीकार करेगा। बस इसी वजह से दीदी ने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए ये सब सहा था। लेकिन अब सारी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अंकल को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। मेरे माता-पिता के हत्या के आरोप में वह जेल की सलाखों के पीछे थे। दोस्त होते हुए भी उन्होंने मेरे माता-पिता को धोखा दिया था, जबकि दीदी ने भी उनसे तलाक ले लिया था और इसके बाद दीदी ने सूरज का हाथ फिर से थाम लिया था। मैंने भी पुरानी ज़िंदगी को भुलाकर अपनी ज़िंदगी नए तरीके से जीना शुरू किया था और अपनी शिक्षा को ही अपना उद्देश्य बना लिया था और अपने माता-पिता के सपने को पूरा करने की कोशिश में लग गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।